गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करने वाला है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है फ्लूइड डायनामिक्स एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो आफ्टर स्टैटिक्स इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसी का बेस आगे आने वाले जो टॉपिक्स है हमारे, चाहे वो लैमिनार फ्लो हो, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स हो, हर जगह यूज होना है। ठीक है, जैसे स्टैटिक्स में आपने इनिशियली जो टॉपिक्स डिस्कस किए, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे प्रेशर बैलेंस हो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हो, वो सब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डायनामिक्स पार्ट भी है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप देखोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में ना, डायनामिक्स रिलेटेड पार्ट्स में से फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, विस्कस फ्लो, लैमिनार फ्लो, इनसे आते हैं। एंड उसका बेसिक जो है वो स्टार्टिंग में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार आपको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना आ गया तो डेफिनेटली आप आगे किसी भी टॉपिक में उसको अप्लाई कर सकते हो एंड इजीली आप कोई भी टॉपिक को, जो भी न्यूमेरिकल होगा वो इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है डायनामिक्स पोर्शन में, स्पेसिफिकली बर्नौलीज इक्वेशन का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स में अगर हम बात करें सिंपली, सबसे पहले तो डायनामिक्स होता क्या है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए जब भी हम स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज का, कोई भी बॉडी का, विद द कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, देन वी कैन से वी आर डूइंग द डायनामिक्स एनालिसिस। स्पेसिफिकली देखो, डायनामिक्स में काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स होता है। नाम बोलना हमें काइनेटिक्स चाहिए क्योंकि हम फोर्स को इंक्लूड करके एनालिसिस कर रहे हैं, बट जनरली डायनामिक्स ही बोला जाता है उस पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन। स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एंड फोर्सेस आर द बेसिकली द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करी थी। ठीक है, बट हम यहाँ पे फोर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे एनालिसिस में। अब सबसे पहले तो हम ये कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स है, मतलब फोर्स का क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है जब भी आप फ्लूइड की बात करते हो। किस कैटेगरी में हम फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी है थोड़ा सा पार्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मास। ठीक है, ऑन अ फ्लूइड मास may be classified, may be classified as, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे बॉडी फोर्स, स्टैटिक में आई थिंक शायद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा ये चीज। बॉडी फोर्स था एक, सेकेंड वन इज द सरफेस फोर्स। ठीक है, एंड थर्ड वन अगर हम एक और इंक्लूड करें, द लाइन फोर्स। ठीक है, आपने आई थिंक शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कोई एक फोर्स जो बेसिकली अलोंग द लाइन हम कंसिडर करते हैं, है ना, सरफेस टेंशन फोर्स बेसिकली। ठीक है, तो बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स, लाइन फोर्स। बॉडी फोर्स बेसिकली जो थ्रू आउट द वॉल्यूम आपका लगा है, बेसिकली आपका क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स। एंड अगर सरफेस फोर्स की बात करें तो प्रेशर फोर्स, शेयर फोर्स, दे एक्ट ऑन अ सरफेस। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे वो एक्ट कर रहा होता है। एंड द लाइन फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द लाइन, बेसिकली द सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इन तीन कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं। एंड अगर हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, ठीक है, फोर्स
कि फ्लूइड मैकेनिक्स में फोर्सेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार हम लिख लेते हैं लिस्ट कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं एंड कौन से फोर्स को हम अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज अगर हम देखें, फोर्स बेसिकली जो एक्ट कर रहे होंगे हमारे सिस्टम पे, फोर्स फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड, एक्टिंग ऑन फ्लूइड, फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स बेसिकली एक्ट करते हैं वो हमें एक बार पूरा लिस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ग्रेविटी फोर्स, ठीक। ग्रेविटी फोर्स, जब भी कोई फ्लूइड एलिमेंट लिया होगा तो कुछ ना कुछ उसका मास होगा, तो एफ जी बेसिकली आपका हो गया ग्रेविटी फोर्स। देन प्रेशर फोर्स, ठीक है, एफ पी। थर्ड अगर हम कंसीडर करें विस्कस फोर्स, ठीक है। देन फोर्थ टर्बुलेंट फोर्स, ठीक। देन फिफ्थ सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक, सरफेस टेंशन फोर्स। देन सिक्स सरफेस टेंशन एफ एस लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, ठीक है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, फ्लो सिचुएशन, हम कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वन इज कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, एफ ई, ठीक है। तो आपका फ्लो सिचुएशन क्या है, उस पर्टिकुलर फ्लो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही हम फोर्सेस कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फोर्स हम इंक्लूड करेंगे एनालिसिस में, ठीक है। उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सिचुएशन का आप एनालिसिस करो एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन से फोर्स सिग्निफिकेंट है और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं। ग्रेविटी फोर्स आपको पता है वेट की वजह से, प्रेशर बेसिकली जहां भी किसी भी फ्लूइड एलिमेंट में प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर फोर्स लगेगा, है ना। कहीं भी कोई भी आपका लेट सपोज ये आपका कोई, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, लाइक दिस, ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है। अगर इसके इस साइड लगने वाला प्रेशर और इस साइड लगने वाला प्रेशर डिफरेंस है, मतलब यहाँ P1 है P2 है, इट मींस देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो ये प्रेशर डिफरेंस बेसिकली इस फ्लूइड एलिमेंट पे लग रहा हो, है ना। अगर दोनों P1 P2 अगर आपके इक्वल हो गए तो बैलेंस कंडीशन में फोर्स, प्रेशर फोर्स कब लगेगा, व्हेन देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जब प्रेशर का चेंज होगा कहीं भी फ्लूइड एलिमेंट पे, तो तब आपका प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी आप देखोगे विस्कस फोर्स तो आपको पता है ऑलरेडी, द बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड आपके जो भी शेयर फोर्सेस लग रहे होंगे वो चीज हम कंसीडर करेंगे। टर्बुलेंट फोर्स बेसिकली, टर्बुलेंट फ्लो जब होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि जब भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो क्या होता है कि फ्लूइड पार्टिकल्स एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट मोशन देयर विल बी अ मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, बिकॉज पार्टिकल्स एक लेयर से दूसरे लेयर में मूव करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी उसकी वजह से जो टर्बुलेंट फोर्स इंट्रोड्यूस होता है एक एक्स्ट्रा, वो भी एक पॉसिबल केस है। अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है तभी हम कंसिडर करेंगे टर्बुलेंट फोर्स। देन सरफेस टेंशन फोर्स ऑलरेडी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। देन कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, इलास्टिक नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। मोस्टली इंपॉर्टेंट कहां पे होगा, जहां पे वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहां पे कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स ज्यादा होंगे वहीं पर ही हम कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस है। अब आपको पता है जब भी हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ हम हमारे पास एक बेसिक टूल रहता है एनालिसिस के लिए। एंड न्यूटन्स लॉ में भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन सेकंड लॉ, जहां पे हम क्या बोलेंगे, द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट देखें फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, हमें ये पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, द नेट फोर्सेस समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कौन कौन से फोर्स हमारे पास, फोर्स हमारे पास है, ग्रेविटी हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, विस्कस, टर्बुलेंट, ठीक है, फिर देन सरफेस टेंशन एंड देन लास्ट इलास्टिक फोर्सेस। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन होगा अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने एक जनरल फॉर्मेट में लिखा है। अब लेट सपोज देखो यहाँ पे तीन इक्वेशंस है, एक रेनॉल्ड्स इक्वेशन होता है, एक नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होता है और एक आयलर्स इक्वेशन होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन कौन से फोर्स को कंसीडर नहीं किया, मतलब जिनको आपने नेग्लेक्ट किया फॉर द एनालिसिस पर्पस, तो एक अलग अलग इक्वेशंस बनती है। ठीक है, उसी में सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे, वो एक रेनॉल्ड्स इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली सिलेबस का पार्ट नहीं, बट फिर भी आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो बनेगी किन फोर्सेस को कंसीडर करके बनती है। ठीक, दिस इज द रेनॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो रेनॉल्ड इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात ये है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है एंड इलास्टिक फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड, या फिर हम लिख लेते हैं आर नेग्लिजिबल, मतलब जिनका कोई रोल नहीं है उस पर्टिकुलर फ्लो सिचुएशन में। ठीक है, सरफेस टेंशन एफ एस एंड इलास्टिक फोर्सेस मतलब कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस, अगर ये नेग्लिजिबल है या फिर इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, देन अगर आप चेक करोगे फाइनली तो इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पे, सिर्फ इक्वेशन में कौन से फोर्स इन्वॉल्व होंगे, ग्रेविटी, विस प्रेशर, ग्रेविटी, प्रेशर प्लस विस्कस प्लस टर्बुलेंट। ठीक है, इस तरीके से, तो ये फोर्सेस ही आप कंसिडर करने वाले हो एनालिसिस पर्पस की। ठीक, देन हमारे पास जो सेकंड अवेलेबल है वो है नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक, नेवियर स्टोक इक्वेशन। ठीक है, नेवियर स्टोक इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इसमें एडिशनली क्या होगा, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो टर्बुलेंट नेचर है बेसिकली, मतलब टर्बुलेंट नेचर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि कोई भी टर्बुलेंस, ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं है हमारे फ्लो में, मतलब हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है या विस्कस फ्लो है। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करें फॉर, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं डायरेक्ट या फिर ऐसे, टर्बुलेंट फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। ठीक है, आर नेग्लिजिबल। ठीक है, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिक फोर्सेस ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, एंड अब क्या कर दिया गया, अब हम बोल रहे हैं कि साथ साथ आपका टर्बुलेंट फोर्सेस भी नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल किस पर्टिकुलर केस में होता है, लैमिनार फोर्सेस के केस में, लैमिनार फ्लो के केस में, लैमिनार फ्लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो विस्कस फ्लो, और लैमिनार और विस्कस फोर्स फ्लो, सॉरी। ठीक है, तो टर्बुलेंट फोर्सेस कब नेग्लिजिबल होंगे, जब आपका कोई लेमिनार फ्लो या विस्कस फ्लो। ठीक है, तो रिमेनिंग फोर्सेस वर ओनली द ग्रेविटी, द प्रेशर एंड लास्ट वन विस्कस फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात क्लियर। तो सिंपली सबसे पहले सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस को नेग्लिजिबल कंसीडर किया, तो रिमेनिंग ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस एंड लास्ट टर्बुलेंट। एंड सेकंड नेवियर स्टोक्स जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें टर्बुलेंट, जो टर्बुलेंस वाला नेचर है फ्लो का, वो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिंपली ये अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि जो फ्लो होगा वो लैमिनार या विस्कस होने वाला है।
तो टर्बुलेंट फोर्सेस को हमने हटा दिया वहां से। नेक्स्ट जो थर्ड होता है यहाँ पे, उसके बाद द थर्ड वन विल बी द आयलर्स इक्वेशन। ठीक है, आयलर्स इक्वेशन। आयलर्स इक्वेशन में क्या होगा, लास्ट विस्कस फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हम कंसीडर करेंगे कि आइडियल फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, और आइडियल फ्लूइड है तो बेसिकली विस्कोसिटी जीरो। विस्कोसिटी जीरो तो बेसिकली विस्कस फोर्सेस नहीं होने वाले। ठीक है, ये चीज। तो जब भी हम आइलर्स इक्वेशन की बात करेंगे, विस्कस फोर्सेस आर आल्सो नेग्लिजिबल, या हम ऐसा बोल सकते हैं ये प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, नेग्लिजिबल और एब्सेंट। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है तब जब आपका फ्लूइड क्या हो, आइडियल फ्लूइड हो। और आइडियल फ्लूइड फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली बात है विस्कोसिटी जीरो। एंड विस्कोसिटी जीरो तो मतलब क्या है कि आपका विस्कस फोर्सेस जीरो बेसिकली। ठीक है, तो रिमेनिंग जो फोर्सेस बचे हमारे फाइनली, द ग्रेविटी एंड द प्रेशर फोर्सेस। ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस, ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इस तरीके से। तो फाइनली आइलर्स इक्वेशन हमारा ये बचता है जहां पे आप विस्कस फोर्सेस, सरफेस टेंशन फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, ये सारे फोर्सेस को अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हो तो रिमेनिंग फोर्सेस कौन से, ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स। ये चीज हमेशा याद रखना है कि आइलर्स इक्वेशन में कौन से फोर्सेस आप कंसिडर करते हो, ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको हमेशा ये चीज याद होना चाहिए कि ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस आर कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है आइलर्स इक्वेशन में, ओनली ग्रेविटी, gravity force and pressure force are considered। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, करेक्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी नेवियर स्ट्रोक में आपको पता होना चाहिए कि विस्कस फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं, टर्बुलेंट फोर्स कंसिडर नहीं किया जाता। नेवियर स्ट्रोक के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि नेवियर स्ट्रोक जो इक्वेशन होती है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस फोर्सेस को ही कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज, तो इतना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हम आइलर्स इक्वेशन के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आइलर्स इक्वेशन के बारे में एनालिसिस करेंगे, बिकॉज आपको पता है बर्नौलीज इक्वेशन जो आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है, वो आइलर्स इक्वेशन के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो जब भी आप आइलर्स इक्वेशन, हमने क्या कर रखा है कंसीडर कि विस्कस फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, और ये चीज याद रखना है, जो भी एनालिसिस हो रहा है आइडियल फ्लूइड के लिए हो रहा है, और विस्कस नेचर हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज। चलो नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे आइलर्स इक्वेशन। नेक्स्ट विल बी द आइलर्स इक्वेशन। ठीक है, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हम जो चीज कंसिडर कर रहे हैं वो ये है कि एक स्ट्रीम लाइन कंसिडर कर लेते हैं। एक स्ट्रीम लाइन के लिए हम एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। ठीक है, लेट सपोज ये आपका कोई स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, लेट सपोज दिस इज योर स्ट्रीम लाइन, ये ऐसे कुछ स्ट्रीम लाइन है, एंड स्ट्रीम लाइन में हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन में ही हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक, सो दिस इज योर स्ट्रीम लाइन। तो हम जो भी एनालिसिस करें फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन। ठीक है,
दिस इज अवर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। लेट सपोज इस फ्लूइड एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूँ, ठीक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट है हमारा, कि कोई फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, देखो अगर हम इस एलिमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका एक फेस यहाँ पे, ठीक है, एक फेस यहाँ पे है और दूसरा फेस यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फेस में प्रेशर P मान लेते हैं और इस प्रेशर फेस वाले फेस में हम P प्लस डेल P बाई डेल एस डी एस, ठीक है। इस तरीके से लेट सपोज ये आपका जो एलिमेंट है, लेट सपोज इसका लेंथ जो है ds, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट हमने जो कंसिडर किया इसका लेंथ है ds, ठीक। नेक्स्ट इस पे हम फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स देखूं तो प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर P यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एंड अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ तो यहाँ पे होगा P प्लस डेल P बाई डेल एस इंटू डी एस, ठीक है, इस तरीके से ये। एंड लेट सपोज कोई स्मॉल इसका जो एलिमेंट है, ये जो फ्लूइड एलिमेंट हमारा स्मॉल, इसका एरिया है लेट सपोज डी है, तो प्रेशर फोर्स यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय एरिया करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा लेट सपोज इसका एरिया ए है, स्मॉल एरिया डी है, ठीक है, लाइक दिस। ये बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, apply Newton second law of motion to a, थोड़ा सा नीचे, apply Newton second law of motion to a small element, to a small fluid element, ठीक है, मूविंग along a, मूविंग along a स्ट्रीम लाइन, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम स्ट्रीम लाइन के अलोंग एनालिसिस कर रहे हैं, मूविंग along a स्ट्रीम लाइन, ठीक है, like this, ये चीज। तो प्रेशर फोर्सेस तो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अच्छा, ये फ्लूइड एलिमेंट है, इसका कुछ वेट भी होगा, लेट सपोज इसका वेट हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, इसका लेट सपोज वेट कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वेट की हम बात करें तो लेट सपोज डेंसिटी रो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट विल बी द मास, तो वॉल्यूम विल बी क्या हो जाएगा, डीए इंटू डीएस, डीए इंटू डीएस, तो ये तो मास हो गया, ठीक, बट नीचे वेट लग रहा है तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वेट इज इक्वल्स टू एम जी, तो ब्रैकेट में लिखा है रो डीए इंटू डीएस, डीए डीएस बेसिकली द वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, एंड जी मल्टीप्लाई करा मास का तो बेसिकली वेट हो गया, ठीक है, करेक्ट। एंड लेट सपोज ये जो स्ट्रीम लाइन है आपकी, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है, लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या है, हमें एक चीज देखनी है, क्या देखना है, कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें अप्लाई करना है फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट व्हिच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है, स्ट्रीम लाइन आपके पास है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है बेसिकली, एफ नेट, एफ नेट समेशन ऑफ फोर्सेस एफ नेट,
इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे P इंटू डी है और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ये दूसरा फोर्स। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ P इंटू डी माइनस P प्लस डेल P बाई डेल एस इंटू डी एस इंटू यहाँ पे एरिया डी ए। ठीक है, ये आ गया। दूसरा वेट। अच्छा, हम अलोंग द स्ट्रीम लाइन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन के अलोंग एनालिसिस कर रहे हैं तो इस वेट का कंपोनेंट भी हमें अलोंग द स्ट्रीम लाइन लेना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट भी हमें अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेट आपका। ठीक है, सिंपली माइनस एम जी कॉस थीटा, है ना, करेक्ट। क्योंकि इसका कंपोनेंट, इस पर्टिकुलर का कंपोनेंट हमें इसके अलोंग लिखना है। ठीक है, इसका कंपोनेंट इधर के अलोंग और एंगल इधर ही बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो होगा cos थीटा होगा एंड डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई हम इसको नेगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, तो एम जी cos थीटा हो गया ये चीज, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन आपको याद होगा, एक्सेलरेशन लिखने का तरीका क्या होता है, v डेल v बाई डेल एस प्लस डेल v बाई डेल टी। ठीक है, द कन्वेक्टिव प्लस लोकल पार्ट, कन्वेक्टिव प्लस लोकल पार्ट, बिकॉज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, स्पेस एंड टाइम, एस बेसिकली ये जो हमारा अलोंग द स्ट्रीम लाइन हमने एस कंसिडर किया, तो एस एंड टी का ये फंक्शन होगा वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो फाइनली तो पी डी ए, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ पे क्या, माइनस डेल पी बाई डेल एस, माइनस डेल पी बाई डेल एस डी एस इंटू डी ए। ठीक है, मास की जगह हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डी ए एंड डी एस। ठीक है, इस तरीके से, एंड ये हो गया जी कॉस थीटा, इस तरीके से। मास अगेन डेंसिटी डी ए डी एस। ठीक है, वी डेल वी बाई डेल एस प्लस डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, ये चीज। नाउ अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट अजम्पशन। देखो, पहला अजम्पशन क्या है, अलोंग द स्ट्रीम लाइन हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, फॉर स्टडी फ्लो, कंसिडर फ्लो टू बी स्टडी। कंसिडर कंसिडर फ्लो टू बी स्टडी, इट मींस क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी विल बिकम जीरो। करेक्ट, ये चीज जीरो हो जाएगी हमारी। तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगा हमारा, तो उसमें हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, माइनस डेल पी बाई डेल एस, माइनस डेल पी बाई डेल एस एंड इट इज जस्ट डी एस डी ए माइनस रो डी ए। अच्छा, ये जो डी एस है, एक चीज कंसिडर करना, सुन, ये जो डी एस है, डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा, इसको मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपके पास डी एस है, दिस एंगल इज थीटा, लेट सपोज दिस इज डी जेड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जेड। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ठीक है, दिस इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, डीएस कंसिडर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन को हम डीजेड कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, ठीक है, तो यहां से ये वाली चीज है जो डीजेड है, डीजेड कैन बी रिटर्न एज डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं, dz विल बी इक्वल्स टू ds cos थीटा, ds का cos कंपोनेंट ही होगा dz, है ना, ds का cos कंपोनेंट होगा, ds का cos कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dz। तो वही चीज यहाँ पे हमें दिख रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सुन, तो ds cos थीटा, तो इसको मैं डायरेक्टली dz लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम dz लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज। अच्छा हाँ, डेंसिटी भी है एक, माइनस रो जी, इस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे आपका रो डी ए डी एस एंड फाइनली आपका क्या बचा ब्रैकेट में वी डेल वी बाय डेल एस। ठीक है, ये चीज करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। तो हमने क्या अजम्पशन माना था कि बीच में कि ये स्टडी फ्लो है, तो डेल वी बाय डेल टी जीरो हो गया। अब टाइम का फंक्शन बचा नहीं, तो सिंपली फंक्शन अब किसका बचेगा, एस का। करेक्ट। अब फंक्शन किसका बचेगा, एस का, क्योंकि इनिशियली फंक्शन किसका था, एस का भी और टी का भी। अब फंक्शन किसका, सिर्फ एस का। तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब फंक्शन ही सिर्फ एस का है तो पार्शियल का कोई मतलब नहीं, इट विल बी द टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड टी। ठीक है, देखो इनिशियली जो वेलोसिटी था इट इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड टी। ठीक, फंक्शन ऑफ एस कॉमा टी, but after the assumption in which we consider the flow to be steady, तो फंक्शन किसका बचा, एस का। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं बनता, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, तो चाहो तो इसको यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं। नाउ द प्रेशर एंड वेलोसिटी आर फंक्शन ऑफ एस ओनली। ठीक है, एस ओनली। तो हम बोल सकते हैं कि partial differential will become the total differential. So partial differential becomes the total differential. Becomes the total differential. ठीक है, ये चीज। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट देखो ये जो हमारा बचा ना फाइनल ये चीज, इसको मैं डी डेल पी बाई डेल एस है, इसको डीपी बाई डी एस लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, माइनस डीपी बाई डी एस। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में क्या था यहाँ पे रिमेनिंग, डी एस डी ए। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या था, रो जी डी ए डी जेड। ठीक है, इक्वल्स टू मास इंटू था ना, रो इंटू डी ए डी एस। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी v dv बाई डी एस। ठीक है, इस तरीके से। तो नाउ हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, देखो ये ds से ds कैंसिल होगा, यहाँ पे भी ds से ds कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगी, माइनस डी पी डी ए माइनस रो जी डी ए डी जेड, और ये हो जाएगा रो डी ए वी डी वी। ठीक, तो रो डी ए से अगर मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूं, इस रो डी ए से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूं मैं, है ना, रो डी ए से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो रिमेनिंग चीज क्या बचेगी। ठीक है, तो ये तो बचेगा माइनस डी पी बाई रो, यहाँ से ये आपका बचेगा सिर्फ जी डी जेड, क्योंकि रो डी ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा वी डी वी। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन आप देखोगे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रही है, डीपी बाय रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड। ठीक है, दिस विल बिकम अवर आइलर्स इक्वेशन। दिस विल बिकम अवर आइलर्स इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास आइलर्स इक्वेशन बनती है फाइनली। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसी को इंटीग्रेट करने के बाद हमें बर्नौलीज इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो ये आप स्टार्टिंग से अगर डेरिवेशन देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमने अलोंग द स्ट्रीम लाइन एनालिसिस किया, फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन हमने एनालिसिस किया, एंड क्या कंडीशन एज्यूम करिए, स्टडी फ्लो। ठीक है, स्टडी फ्लो कंसीडर करा, देन फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, इंटीग्रेशन करके ये आपने सुना होगा कि एलएस इक्वेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो
फाइनली अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फाइनली इफ वी इंटीग्रेट, if we integrate if we integrate the above equation, ठीक है, above equation, above equation considering, एक और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, assumption लेकर चल रहे हैं, considering the fluid, considering the fluid to be incompressible, ठीक है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है, इस तरीके से कि अगर हम ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है आइलर्स इक्वेशन, दिस इज अवर आइलर्स इक्वेशन, अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन करते वक्त मैंने एक और अजम्पशन इंक्लूड कर लिया एनालिसिस में कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड तो डेंसिटी कांस्टेंट, तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो बाहर आ जाएगा चीज, ठीक है, तो आप फाइनली अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन करने के बाद बचेगा, देखो ये चीज है ना, डीपी बाय रो वी डी वी जी डी जेड, है ना, ये चीज इंटीग्रेशन करते हो, इसका पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना, ठीक है, तो जीरो है तो ये तो चीज यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका रो बाहर आ जाएगा, सिंपली बचेगा पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डीपी का इंटीग्रेशन पी, पी बाय रो, ठीक है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा जी जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। एंड अगर हम यहाँ पे अब टोटल अजम्पशंस की हम बात कर लें, टोटल अजम्पशंस की बात करें तो कौन कौन से अजम्पशंस है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से अजम्पशन है, अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन आपको पता है, अजम्पशंस की अगर हम बात करें क्योंकि आइलर्स इक्वेशन से आया है, डेवलप हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है आइलर्स इक्वेशन के अजम्पशंस भी इंक्लूड होंगे। आइलर्स इक्वेशन जब हमने डिराइव करा तो एक एनालिसिस में हमने क्या कंसीडर करा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीमलाइन, तो फॉर अलोंग अ स्ट्रीमलाइन हम डिफाइन कर रहे हैं, सेकंड चीज स्टडी फ्लो हमने डिस्कस किया, है ना, पहला तो ये था आपका कि स्ट्रीमलाइन, ठीक है, सेकंड फिर हमने बोला स्टडी फ्लो, ठीक है, थर्ड हमने फिर बोला यहाँ पे अगेन जब इंटीग्रेशन के बाद कि डेंसिटी कांस्टेंट मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो, आपको तीन बेसिकली यहाँ पे अजम्पशंस दिख रहे हैं। अच्छा, आइलर्स इक्वेशन में हम विस्कस फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब आइडियल फ्लो कंसीडर करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है नॉन विस्कस तो हो ही गया, आइडियल फ्लो तो हो ही गया, एक और अजम्पशन, ठीक है, ये सारे अजम्पशंस हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा और कोई अजम्पशन है, इसके अलावा और कोई अजम्पशन जो आप इंक्लूड करना चाहो, इसके अलावा और कोई अजम्पशन होता है क्या? बताओ, इसके अलावा भी कोई अजम्पशन है कि बस इतना ही है? रोटेशनल इरोटेशनल वाला कुछ ऐसा अजम्पशन सुना है क्या कि नहीं सुना? रोटेशनल फ्लो वैलिड फॉर रोटेशनल अजम्पशंस हम यूज करते हैं, रोटेशनल इरोटेशनल ऐसा कुछ? इरोटेशनल अमित, हाँ, इरोटेशनल, देखो एक चीज याद रखो, ये जो इक्वेशन डेवलप होती है यहाँ पे हम रोटेशनल बोलो चाहे इरोटेशनल बोलो, दोनों के लिए ही वैलिड है, ये दोनों के लिए ही वैलिड है, क्यों वैलिड है, बिकॉज हमने एनालिसिस में आप देखोगे सिर्फ अलोंग द स्ट्रीम लाइन कंसिडर किया, ठीक है, तो आप जब भी स्ट्रीम लाइन के अलोंग एनालिसिस करते हो तो रोटेशनल हो चाहे इरोटेशनल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब आप विदाउट कंसिडरिंग द स्ट्रीम लाइन,
आप बात करते हो, तब हम बोलते हैं कि फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपसे पूछा जाए बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, और ये चीज अगर मेंशन है कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन आप बात करो, बर्नौलीज इक्वेशन जो आप लिख रहे हो इट इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, देन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोटेशनल है कि इरोटेशनल है। रोटेशनल हो चाहे इरोटेशनल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप एनालिसिस अलोंग द स्ट्रीम लाइन करते हो। ठीक है, हाँ, अगर आप अलोंग द स्ट्रीम लाइन एनालिसिस नहीं कर रहे हो, जस्ट फ्लो फील्ड में आप एनालिसिस कर रहे हो, फ्लो फील्ड में आप कहीं भी कोई भी आपने पॉइंट कंसीडर कर लिए, देन इट शुड बी इरोटेशनल, तब आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, रोटेशनल के केस में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अजम्पशंस लिख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस। ठीक है, तो अजम्पशंस में हम बात करें, सबसे पहले अजम्पशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अजम्पशन में सबसे पहले हो जाएगा आपका स्टडी। ठीक है, स्टडी फ्लो हमने कंसिडर किया है। ठीक है, फिर सेकंड, ऑब्वियस सी बात है, नॉन विस्कस, क्योंकि आयलर्स इक्वेशन में तो हम विस्कस कंसीडर ही नहीं करते हैं, नॉन विस्कस। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आइडियल फ्लूइड ही हम कंसीडर कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, या सिंपली विस्कोसिटी जीरो लिख लो। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो, विस्कोसिटी जीरो, कॉमा आइडियल फ्लूइड। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। एंड अगर हम थर्ड बोले, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, एंड फोर्थ वन हम बोल सकते हैं अलोंग द स्ट्रीम लाइन। जो बर्नौलीज इक्वेशन है इट शुड बी अलोंग द स्ट्रीम लाइन, अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, एंड फिफ्थ वन अगर आप इंक्लूड करना चाहो यहाँ पे कि सिर्फ प्रेशर और सिर्फ ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस को इंक्लूड किया एनालिसिस में, और कोई फोर्स हमने इंक्लूड नहीं करे एनालिसिस में, ओनली प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्सेस, ओनली एफ जी एंड एफ पी, मतलब ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस, ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस आर कंसिडर्ड, आर कंसिडर्ड। ठीक है, आर कंसिडर्ड। ठीक है, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एनर्जी का ना ही एडिशन हुआ है ना ही सब्ट्रैक्शन है, मतलब नाइदर एनर्जी इज एडेड नॉर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब जो भी आपका फ्लूइड फ्लो रहा है वहां पे आप कोई एनर्जी दे नहीं रहे हो ना ही कोई एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एनर्जी देने का मतलब हो गया इन द टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक, ये चीज। ठीक है, तो इसी के बगल में आप लिख लेना, एंड नो एनर्जी, एंड नो एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लेना हीट एंड वर्क, ब्रैकेट्स में हीट एंड वर्क। ठीक है, ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स आर कंसिडर्ड एंड नो एनर्जी, दैट इज ब्रैकेट में लिख लेना हीट एंड वर्क। फिर आगे लिखो is either added or extracted, or extracted from the fluid। ठीक है, तो ये चीज, ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स आर कंसिडर्ड एंड नो एनर्जी, ब्रैकेट में हीट एंड वर्क,
इज आइदर एडेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लूइड। ठीक है, कोई भी एनर्जी ना ही ऐड हुई है ना ही एक्सट्रैक्ट हुई है सिस्टम में से। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है, ये जनरली हम बोलते हैं इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हमने लिखे थे फ्लूइड फ्लो में। पहला तो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड थर्ड वन इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इट इज नॉट द टोटल एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज नॉट अ टोटल एनर्जी, इट इज जस्ट अ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है फाइनली, ठीक है, पी बाई रो, ठीक है, इसको हम पी बाई रो प्लस पी बाई रो हो गया आपका वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। ठीक है, इस तरीके से इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज अवर बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ठीक है आपका। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग हम एक पॉइंट लिखेंगे, इट इज द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज द, ऐसे लिख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द, it represents the conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy, not total energy। ठीक है, not total energy। ठीक है, not total energy। ठीक है, तो इस नॉट को हम थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे चीज। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नॉट द टोटल एनर्जी, नॉट द टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन में आपको चीज याद रखनी है, इट रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नॉट द टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसी बर्नौलीज इक्वेशन के हम अलग अलग फॉर्मेट लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको हर पॉइंट, हर फॉर्मेट को अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, हर जो पैटर्न है, एक हर फॉर्मेट है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, ये चीज। बाकी अजम्पशंस के बारे में हमेशा याद रखना। ठीक है, अजम्पशन क्या है? द स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या है? स्टडी फ्लो हो गया फर्स्ट, जहां मतलब स्टडी फ्लो बोलने का मतलब टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। नॉन विस्कस फ्लो, इनकम्प्रेसिबल अलोंग द स्ट्रीमलाइन, ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस आर कंसिडर्ड एंड नो एनर्जी, नो नो एनर्जी इज आइदर एडेड और सब एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लूइड। ठीक है, नो भी ये चीज को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नॉन विस्कस फ्लो में, अच्छा ये एक चीज हमेशा शायद ये डाउट हो सकता है कभी। देखो विस्कोसिटी जीरो आइडियल फ्लूइड लिखा है, ये एक स्पेशल केस है नॉन विस्कस फ्लो का। बट नॉन विस्कस फ्लो में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा विस्कोसिटी जीरो। ये चीज का ध्यान रखना, ये जो नॉन विस्कस फ्लो बोला है, नॉन विस्कस फ्लो बोलने का मतलब सिंपली शेयर फोर्स इज जीरो ना। तो शेयर फोर्स इज बेसिकली शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, एंड shear stress is nothing but the viscosity into velocity gradient, velocity gradient into area. So it can be zero, it can be zero because of two reasons.
शायद ये चीज हमने पहले लिखा भी होगा कि विस्कोसिटी जीरो होने पे या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होने पे, है ना ये चीज। तो फोर्स विस्कस नॉन विस्कस फ्लो सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो विस्कोसिटी जीरो होगा या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होने पे भी नॉन विस्कस फ्लो आपको नजर आएगा। ठीक है, और विस्कोसिटी जीरो हो तो नॉन विस्कस तो होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री लेयर के बाहर, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर देयर विल नॉट बी एनी वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बाउंड्री लेयर के बाहर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होता है, तो वहां पे विस्कस नेचर हम कंसीडर नहीं करते। विस्कस नेचर कंसीडर नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि विस्कोसिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ना इसको हटा देना, वरना हमेशा अननेसेसरी डाउट होगा। इस वाले पार्ट को हटा ही देना है। ठीक है, वरना डाउट हो जाएगा कहीं हमेशा विस्कोसिटी जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज आपको शायद याद होगा कि ये कोई प्लेट होती है, प्लेट पे हमने जैसे लेट सपोज कंसीडर करा कोई फ्लो, तो लेट सपोज आपका बाउंड्री लेयर है, तो वेलोसिटी का वेरिएशन तो सिर्फ बाउंड्री लेयर के अंदर है, उसके बाद तो कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, उसके बाद कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, बट वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट इनसाइड द बाउंड्री लेयर। तो यहाँ पे विस्कस फोर्सेस आपको प्रेजेंट मिलेंगे, बट यहाँ पे विस्कस फोर्सेस आपको नहीं मिलेंगे। तो विस्कस फोर्सेस नहीं है यहाँ पे आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि विस्कोसिटी जीरो। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना सिंपल। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखो। ठीक है, नोट पॉइंट लिखना, इफ द फ्लो इज irrotational, then the same Bernoulli's equation, the same Bernoulli's equation is applicable to all the points in the flow field, in the flow field। ठीक है, ये चीज in the flow field, in the flow field, that is for all streamlines, that is for all streamlines, the value of constant, the value of constant is same, the value of constant is same। ठीक है, कांस्टेंट बोलने का मतलब ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, सबको ऐड करने के बाद जो चीज आ रही है, ये चीज कांस्टेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इफ द फ्लो इज इरोटेशनल, अगर फ्लो आपका इरोटेशनल होता है तो बर्नौलीज इक्वेशन आपका एप्लीकेबल है थ्रू आउट द फ्लो फील्ड, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। बट सेकंड चीज है, अगर इसमें हम आगे लिखे सेकंड पॉइंट, बट इफ द फ्लो इज बट इफ द फ्लो इज रोटेशनल, इज रोटेशनल, अगर फ्लो आपका रोटेशनल है, देन द बर्नौलीज इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बीई, देन द बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल
applicable only to particular, applicable to only particular streamline, particular streamline। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चली, that is the value of the constant, value of the constant is different, constant is different, is constant is different for different streamlines, for different streamline। करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अगर इरोटेशनल है, अगर आपका इरोटेशनल है, हाँ, अगर आपका इरोटेशनल है फ्लो, तो डेफिनेटली वो बर्नौलीज इक्वेशन थ्रू आउट द फ्लो फील्ड कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस बात का नहीं देखना है, ये बात को इंश्योर नहीं करने की जरूरत कि स्ट्रीमलाइन एक ही है कि नहीं। स्ट्रीमलाइन को इसी में कोई फर्क नहीं पड़ता इरोटेशनल केस में, बट रोटेशनल के केस में क्या होगा, आपको इंश्योर करना है कि आप एक ही पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन पे ही बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो भी हमने एनालिसिस किया फॉर अ स्ट्रीमलाइन के, एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन के केस में, ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन है तो फिर कोई मतलब नहीं है हमें रोटेशनल है इरोटेशनल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, कई बार ये रिपीटिवली पूछा हुआ भी है। ठीक है, ये वाली चीज की आपका अगर स्ट्रीमलाइन के अलोंग आप बर्नौलीज इक्वेशन की बात करते हो तो रोटेशनल है इरोटेशनल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आप पूरे फ्लो फील्ड में कहीं भी अप्लाई करना चाहते हो बर्नौलीज इक्वेशन, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, क्योंकि इरोटेशनल फ्लो है तभी आप कहीं भी लगा सकते हो बर्नौलीज इक्वेशन। बट अगर रोटेशनल है तब आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन पे ही लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज, तो ये दोनों चीज याद रखना, रोटेशनल एंड इरोटेशनल वाली चीज। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, तो फाइनली हमें बर्नौलीज इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन के ये जो टर्म्स है इनका हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म है। ठीक है, तो पहले तो हम सबसे पहले अलग अलग टर्म्स लिख लेते हैं, अलग अलग फॉर्मेट, तीन फॉर्मेट में हम लिखते हैं जनरली। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन सबसे पहले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखो, पी प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका यूनिट बताएगा कोई, इसका यूनिट क्या होने वाला है? व्हाट इज द यूनिट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट? इस फॉर्मेट में यूनिट क्या होगा? मीटर। हाँ ठीक है, मीटर इज वन ऑफ द यूनिट, और इसके अलावा? हाँ हाँ, मीटर ठीक है, मीटर के अलावा और क्या बोल सकते हैं? मीटर सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट है, बट मीटर के हाइट, नहीं नहीं, हाइट मीटर वो ठीक है, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वेट, इस टर्म्स में। मीटर हाइट बिल्कुल सही बोल रहे हो।
यस यस, ठीक 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 है, एनर्जी पर यूनिट वेट, यस एनर्जी पर यूनिट वेट, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज इन एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वेट। लैग, वीडियो लैग हो रहा है क्या? हो सकता है, और नेट का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वेट हो गया न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर एनर्जी का यूनिट जिसको हम जूल भी बोलते हैं बेसिकली, वेट का यूनिट न्यूटन, एंड फाइनली मीटर। ठीक है, तो या फिर हम यहाँ पे दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं वो ये है, हेड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन विल बी द स्टैटिक प्रेशर हेड, हम बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, स्टैटिक प्रेशर हेड। ठीक है, सेकंड वन विल बी द डायनामिक प्रेशर हेड, एंड द थर्ड वन इज द डेटम प्रेशर हेड। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं, ये चीज याद रखना। देखो, छोटी छोटी सी चीजें, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, स्टैटिक प्रेशर हेड। नेट का इशू हो रहा है। देखो, इस वीक तक आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में शायद, इस वीक में मैं अगर नेटवर्क चेंज करता तो शायद, नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा यहाँ पे ना। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक या नेक्स्ट वीक में मेरा लग जाएगा, नेटवर्क चेंज हो जाएगा, तो फिर तब इशू नहीं होगा। ठीक है, और एक वेब कैम वाला भी इशू है जिसकी वजह से वीडियो चलता नहीं है, और कभी अपने आप ऑन एंड ऑफ हो जाता है, तो वेब कैम भी एंड नेटवर्क भी चेंज करना है। ठीक है, जस्ट इस वीक में रहेगा, बाकी पॉसिबिलिटी है इस वीक में ठीक हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द स्टैटिक प्रेशर हेड। सेकेंड वन विल बी द काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। ठीक है, एंड थर्ड वन विल बी द योर पोटेंशियल हेड या डेटम हेड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेटम हेड। ठीक है, ये चीज, इतना चीज याद होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज है, पीजोमेट्रिक हेड एक होता है। पीजोमेट्रिक हेड, इट इज इक्वल्स टू पी बाय रो जी प्लस जेड। दिस इज योर पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, ये चीज याद रखना, आगे हम इसको यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट हो गया, सेकंड फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने इसको ऐसा लिखा है, पी बाय रो वी स्क्वायर बाई टू एंड प्लस जी जेड। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा?
मीटर क्यूब पर सेकंड। पर यूनिट मास। ठीक है, देखो जनरली हम वो ठीक है, आप जी बेसिकली मल्टीप्लाई, देखो मीटर क्यूब पर सेकंड कैसे बोल रहे हो आप, देखो ये सिंपली है एनर्जी पर यूनिट मास। आप ना एक फॉर्मूला, देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, उससे आप चेक कर सकते हो सिंपली। देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, तो बचा गया वी स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट मास। सिमिलर वे में वही है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी जेड, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, तो बचा क्या है, सिर्फ जी जेड, तो इट इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट मास। दिस इज एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, नॉट मीटर क्यूब पर सेकंड, ये नहीं होगा, एनर्जी पर यूनिट मास होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजें चेक कर सकते हो, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, थर्ड वन लिखते हैं। देखो थर्ड वन अगर हम चेक करें, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड वन, लेट सपोज प्रेशर पी वी रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी जेड। ठीक है, ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, इसको क्या लिखेंगे, थर्ड वन, पर यूनिट वॉल्यूम। यस करेक्ट है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगेन इसको अगर आपको चेक करना है, देखो अगेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ रो वी स्क्वायर है ना, तो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये आपका वेलोसिटी वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिया हूँ, तो बचेगा क्या, सिर्फ रो वी स्क्वायर बाई 2, एंड ये है क्या बेसिकली, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। करेक्ट है, तो इस तरीके से चीज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या आपको चीजें क्लियर होगी, ये जो चीज है यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, ये है आपका स्टैटिक प्रेशर, दिस इज स्टैटिक। ठीक है, दिस इज योर स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, दिस विल बी नोन एज द डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है ना डायनामिक प्रेशर बोलेंगे, दिस इज द स्टैटिक प्रेशर, दिस इज द डायनामिक प्रेशर। ठीक है, ये देखो टर्म्स याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज जैसे हमने ये आपको सिंपल याद भी होगा, स्टैटिक प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, ये डायनामिक, काइनेटिक हेड बोलो या डायनामिक हेड बोलो एक ही बात है। ठीक है, और ये डेटम हेड, पोटेंशियल हेड, इस तरीके से, और ये पीजोमेट्रिक हेड, दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट, ये आगे हम जब फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ेंगे वहां भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको क्लियर होने चाहिए, एंड ये बर्नौलीज इक्वेशन फाइनली आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यार ये प्रेशर एनर्जी, देखो पी बाई रो बेसिकली प्रेशर एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, वी स्क्वायर बाई 2 काइनेटिक, एंड लास्ट वन इज पोटेंशियल। द प्रेशर एनर्जी, ये जो प्रेशर एनर्जी है
प्रेशर एनर्जी वाला जो टर्म है ना, देखो जो प्रेशर एनर्जी टर्म जिसको हम बोलते हैं पी बाय रो जी, पी बाय रो जी, ठीक है, या सिंपली पी बाय रो, इसको मैं लेट सपोज कंसिडर कर रहा हूँ, पी बाय रो, ठीक है। ये जो टर्म है ये बेसिकली प्रेशर एनर्जी को भी जनरली हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं कई बार फ्लो एनर्जी, ठीक है, दोनों टर्म करेक्ट है। बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है आपका, लेट सपोज कोई भी आपका फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, लेट सपोज कोई आपका फ्लूइड एलिमेंट है इस तरीके से, ठीक है, एंड ये आपका आगे मूव करना चाहता है, ठीक है, लेट सपोज ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है, ये आगे मूव करना चाहता है, ठीक है। अब जब ये आगे मूव करेगा तो इसके आगे यहाँ पे लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इतना, ठीक है, ये इतना पार्ट आगे मूव करना चाह रहा है डेल्टा एक्स, ठीक, दिस पार्ट, ठीक है, एंड हेयर यहाँ प्रेशर क्या है पी। अब ये फ्लूइड जो है दिस वन फ्लूइड, इट हैज टू मूव द डेल्टा एक्स डिस्टेंस इसे मूव करना है। अब ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस तभी मूव कर पाएगा जब ये ओवरकम कर पाए यहाँ पे लगने वाले प्रेशर को, यहाँ पे लगने वाले प्रेशर को ये ओवरकम कर पाए, मतलब इट हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस प्रेशर, ठीक है। अगर आपके फ्लूइड को अगर आगे मूव करना है, इट हैज टू ओवरकम दिस प्रेशर, या फिर ऐसे बोलो दिस प्रेशर हैज टू डू सम वर्क, दिस फ्लूइड हैज टू डू सम वर्क सो दैट इट कैन मूव फॉरवर्ड। ये जो फ्लूइड है ब्लू वाला, इसको कुछ आगे मूव करना है तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, द प्रेशर विच इज एक्टिंग अगेंस्ट इट, तो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा तभी वो आगे मूव कर पाएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं देखूं कि कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, एंड वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो प्रेशर इनटू एरिया, दिस इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देखोगे जो इतना, ये बेसिकली इसने वर्क डन किया, इसने क्या करा, इतना वर्क डन करा, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज टू बी गिवन, विच हैज टू बी प्रोवाइडेड सो दैट इट कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये जो पी बाई रो वाला टर्म है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो एनर्जी, इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो एनर्जी, ठीक है, ये चीज याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो एनर्जी। अब कैसे, देखो ये जो वर्क है ये हो जाएगा आपका पी इंटू डेल्टा, एरिया हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया, लेट सपोज को मैं स्मॉल वॉल्यूम डीवी लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं ये जो वर्क है पर यूनिट मास बेसिस पे लिखूं, इसको लेट सपोज मैं पर यूनिट मास बेसिस पे लिखूं, ठीक है, लेट सपोज को मैं पर यूनिट मास बेसिस पे लिखता हूँ, तो वर्क डिवाइडेड बाय मास करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मास से डिवाइड करता हूँ, तो मास विल बी व्हाट, रो डीवी, स्मॉल एलिमेंट के लिए डीएम विल बी रो डीवी, एंड हेयर यहाँ पे डीवी से डीवी कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आप देखोगे तो वर्क पर यूनिट मास जो बन रहा है इट इज नथिंग बट द प्रेशर बाय डेंसिटी, ये चीज। तो बेसिकली ये जो पी बाय रो टर्म है इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क पर यूनिट मास, पी बाय रो टर्म जो है ना इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क पर यूनिट मास। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ब्लू वाला, बेसिकली दिस ब्लू वाला जो फ्लूइड एलिमेंट है इट हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस प्रेशर, ठीक है। अगर फ्लूइड को आगे मूव करना है, इस फ्लूइड को आगे मूव करना है तो डेफिनेटली इट हैज टू डू सम वर्क, ठीक है, बिकॉज दिस प्रेशर इज एक्टिंग अगेंस्ट दिस फ्लूइड, ठीक, तो इतनी चीज आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फ्लूइड एलिमेंट है जो कि आगे मूव करना चाह रहा है, आगे कितना, लेट्स सपोज डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करना चाह रहा है, ठीक है। तो वर्क डन हमने निकाल लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स, ठीक है, तो उसके थ्रू हमने निकाला, फिर देन मास से डिवाइड किया दोनों साइड, तो वर्क पर यूनिट मास बेसिकली बनता है प्रेशर बाय डेंसिटी, तो प्रेशर बाय डेंसिटी इज नथिंग बट वर्क पर यूनिट मास, वर्क that amount of work has to be provided to the fluid so that it can move forward, ये चीज याद रखनी है। सिंपली फ्लो एनर्जी भी बोल सकते हो, मतलब फ्लो करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसी एनर्जी के बेसिस पे ही वो आगे फ्लो कर पा रहा है। कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है इट मींस इट हैज सम एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इट इज फ्लोइंग, वो बेसिकली फ्लो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये जस्ट ऐसा नोट कर लेना बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो, हमने सिंपली बोला मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी लॉसेस की बात नहीं करी है। ठीक है, अब हम इसमें ना रियल फ्लूइड इंक्लूड करके, रियल एनालिसिस करके लॉसेस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, करेक्ट। तो लेट सपोज आपका कोई पाइप है या कोई भी सेक्शन है जिससे फ्लूइड पास कर रहा है, लेट सपोज। ठीक है, लेट सपोज इस तरीके से आपका कोई पाइप कनेक्शन है। ठीक है, एंड दिस इज वेयर फ्रॉम वी आर मेजरिंग द डेटम लेवल। ठीक है, लेट सपोज यहाँ से इसका लेवल, ठीक है, लेट सपोज दिस इज Z1, Z2, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हमने P1 कंसिडर कर लिया, वेलोसिटी V1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, करेक्ट। अब लेट सपोज अगर कोई लॉसेस नहीं होंगे तो मैं डायरेक्टली बर्नौलीज इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, P बाय रो जी, रो जी मतलब बेसिकली स्पेसिफिक वेट, ऐसा भी लिख सकता हूँ। P1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो आपका हो गया अगर कोई लॉसेस नहीं है, इफ देयर इज नो लॉसेस। ठीक है, नो लॉस, if there is no loss then we can write like this। अब लेट सपोज कुछ लॉसेस हैं। ठीक है, कुछ लॉसेस हैं। अब लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट सपोज लॉस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं HL से, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन हेड के टर्म्स में लिखी जा रही है। तो लॉस को भी हम हेड के टर्म्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं HL, तो लॉस को मैं HL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो लॉस लिखा है इसको मैं राइट हैंड साइड में ऐड करूं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूं। ठीक है, राइट हैंड साइड में ऐड होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा? राइट और लेफ्ट? ठीक है, पक्का राइट होगा कि लेफ्ट भी हो सकता है? देखो, ठीक है, लेट सपोज देखो एक चीज कंसिडर करते हैं। लेट सपोज लोकेशन वन पे एनर्जी का जो वैल्यू है E1 का, वो वैल्यू है 100। ठीक है,
आइडियल केस होता तो एनर्जी एट पॉइंट टू भी हमारा 100 ही होना था। करेक्ट, करेक्ट ना? अगर आपका आइडियल सिचुएशन होती तो लोकेशन 1 पे भी 100 है, लोकेशन 2 पे भी 100 है, ऐसा होना चाहिए। लेट सपोज ऐसा नहीं है एंड लॉसेस हो रहे हैं, तो इसका यहां से एक बात तो कंफर्म है कि अब ये 100 नहीं हो सकता। करेक्ट, इट इज ऑलवेज लेस देन 100, लेस देन 100 होगा। लेट सपोज E2 का वैल्यू कुछ भी है, लेस देन 100 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेट सपोज 80 लेते हैं, एंड ऑब्वियसली बात है 20 का क्या लॉस हुआ होगा। अब अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? सिंपल, E1 इक्वल्स टू E2 लिखना है, तो E2 तो कम है, तो जो लॉसेस होंगे तो राइट साइड में ही ऐड होंगे, है ना? या फिर आप ऐसा लिखना चाहो, E1 माइनस 20 इक्वल्स टू E2, ऐसा लिखना चाहो ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपको लॉसेस ऐड करने हैं तो ऑब्वियसली बात है आप उस जगह ही तो ऐड करोगे जहां कम है वैल्यू। अगर आपको लॉसेस को माइनस करना है तो ऑब्वियसली बात है माइनस हम उस जगह से करेंगे जहां वो वैल्यू ज्यादा है। लॉस तो नेगेटिव, लॉस नेगेटिव होगा। लॉस देखो, जब आपने लॉस बोल दिया इट मींस इट इज ऑलरेडी नेगेटिव ना। लॉस का बोलने का मतलब ही नेगेटिव है, अब उसके बाद नेगेटिव साइन हम अटैच नहीं करेंगे। आप एक चीज समझो, 20 का लॉस है, 20 बोल लॉस बोलने का मतलब ही अपना आप में क्यों नेगेटिव है। देखो आइडियली सिचुएशन क्या होनी थी, E1 बराबर E2 ना, E1 बराबर E2। अब E2 का वैल्यू 80, आप सिंपल लॉजिक मैथमेटिक्स लगाओ, सिंपल कॉमन सेंस। अब E2 का वैल्यू 80 हो चुका है, अब बैलेंस करना है इक्वेशन, तो ऑब्वियसली बात है जो कम है, कम किसकी वजह से हुआ? लॉस की वजह से, तो लॉस को मुझे यहाँ पे बेसिकली ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके आप E1 बराबर E2 लिख सकते हो। या फिर आप लॉस को इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ और वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि वहां का वैल्यू इनिशियली 100 था, तो उसको भी 80 की इक्वल करना है, तो लॉसेस से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट फ्रॉम कॉमन सेंस हम ये चीज इजिली लिख सकते हैं। देखो फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनेगी, इस चीज को मैं टेस्ट कर देता हूँ। फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय रो V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस HL, इस तरीके से। या फिर हम और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मेट जैसा हमने अभी लिखा है, V1 स्क्वायर बाय 2G माइनस HL। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लिखेंगे। देखो जस्ट वो कॉमन सेंस आप ये चीज लिख सकते हो। लॉस है होगा, देखो आपको चीज ऐड करने का मतलब है आप ऐड तो वही करोगे जहां पे वो वैल्यू कम हो रही होगी। आइडियली तो वो E1 बराबर E2 होना चाहिए। ठीक है अनवर, ये चीज सही है, आपको क्लियर हुआ ये चीज? आइडियली तो दोनों E1 बराबर E2 होना चाहिए। ठीक है, आइडियली आपका E1 बराबर E2 होना चाहिए, बट लेट सपोज E2 का वैल्यू कम है, तो जो कम है E2 साइड वाला, तो उसको अगर मुझे E1 के बराबर इक्वल रखना है तो E2 साइड में ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो बर्नौलीज इक्वेशन को। ठीक है, तो आप चाहे फर्स्ट वाले तरीके से लिखो चाहे आप सेकंड वाले तरीके से लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है एक ही चीज।
ठीक है एक ही चीज। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, चलो देन इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लेट सपोज देखो ऐसा कुछ आपको दे रखा है। सीधा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिस इज लोकेशन 1, दिस इज लोकेशन 2 एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल एच। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एच का वैल्यू इट इज 1.5 मीटर। ठीक है, गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, एच का वैल्यू 1.5 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, एंड प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड 2, P1 इक्वल्स टू P2 दे रखा है। ठीक है, P1 इक्वल्स टू P2 दे रखा है आपको ये चीज। एंड आपको यहाँ पे दे रखा है डायमीटर एट सेक्शन 1, डायमीटर एट सेक्शन 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डायमीटर सेक्शन एट 2। ठीक है, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है V1 एंड V2। फाइंड वेलोसिटी V1 एंड V2। ठीक है, अज्यूमिंग जीरो लॉस। ठीक है, अज्यूमिंग जीरो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या आंसर आएगा फटाफट निकालो। कितना आंसर आ रहा है? ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बल्कि इसमें तो प्रेशर इक्वल दे दिया तो ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। अमित 1.4 5.6। बाकी इसी का और का आंसर आ रहा है कुछ?
फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्चार्ज विल बी इक्वल ना, एरिया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, actually 0.31 1.26, मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है कहीं आपने, ठीक है। एरिया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 बिकॉज द डिस्चार्ज विल बी इक्वल बोथ द सेक्शन 1 एंड 2, डिस्चार्ज तो इक्वल होगा सेक्शन 1 एंड 2 पे, ठीक है। तो डायमीटर D1 इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर D2, D1 क्या है, ट्वाइस है बेसिकली। तो यहां से अगर आप देखोगे वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ जाएगा, ठीक है, एरिया D1 इज ट्वाइस, ठीक है। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी आपकी, दिस इज पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटू V1, अंश 1.4 5.6, यस 1.4 5.6 इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज V2, ठीक। तो D1 बेसिकली ट्वाइस हो गया, तो ये पाई बाय 4 बेसिकली ये चीज कैंसिल आउट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4V1, V2 इक्वल्स टू 4V1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल गया, बाकी आप डायरेक्टली बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दो। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज पता है P1 ये चीज V1 स्क्वायर बाय 2G, ठीक है, प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, करेक्ट। तो यहाँ पे अगेन ये चीज की, ये तो आपको पता है इक्वल है, तो ये चीज कैंसिल आउट, ठीक है। तो लेट सपोज आप इसको Z2 से आप डेटम कंसिडर करो, तो Z2 पे आप ये चीज बोल सकते हो, Z का वैल्यू 0, Z का वैल्यू 0 ले लो, और Z1 का वैल्यू, H का वैल्यू जो दे रखा है 1.5 ले लो, ठीक है। एंड V1 V2 को आप रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, आपको रिलेशन मिल जाएगा ना। बर्नौलीज इक्वेशन में दो अननोन है V1 V2, एंड V1 V2 के बीच में रिलेशन हमें कहाँ से मिल रहा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ना, कि ये आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। दोनों साथ आपका यूज होगा, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी एंड बर्नौलीज इक्वेशन भी, एंड दिस इज योर व्हाट, बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन, करेक्ट। इस तरीके से आप बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एंड यहाँ से फाइनली जब सॉल्यूशन आपका आएगा, ठीक है, V1 का वैल्यू आई थिंक 1.4 आ रहा है मीटर पर सेकेंड, एंड V2 का वैल्यू इट विल बी 5.6, ठीक है। चेक कर लेना आंसर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि दोनों के रिलेशन दिया है V1 V2 का, उसी रिलेशन को आपको बर्नौलीज इक्वेशन में यूज करना है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है इससे जस्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज लिखना पूरा, द डायमीटर ऑफ अ पाइप, सर इस क्वेश्चन में Z2 की वैल्यू 0 होगी ना? हाँ Z2, अरे देखो आपको बेसिकली डिफरेंस से मतलब है, इसका 2 का लेवल भी आपको कहीं और से दिया होता है, चाहे 1 का लेवल भी कहीं से दिया जाए, आपको तो बेसिकली डिफरेंस से मतलब होता है। तो यस आप सर। यहाँ कैसे करोगे, Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 आप ले लो 1.5, ठीक है, इस तरीके से। ओके सर। हमेशा याद रखो, हमें जहां भी दो पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। रेफरेंस आप कहीं से भी ले लो, हमें उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, द डायमीटर ऑफ अ पाइप कैरिंग
कैरिंग ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम changes from 0.5 meter at section 1 to 0.25 meter at section 0.25 meter dia at section 2, ठीक है। which is which is at which is at 5 meter lower level, ठीक है। the pressure at section 1 and 2 at 1 and 2 are 60 kilopascal and 100 kilopascal, ठीक है, respectively. If the discharge through the pipe is 250 liters per second, ठीक है, 250 liters per second, then determine the direction, ठीक है, determine the direction of flow, okay, determine the direction of flow and the loss of head, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो सर फटाफट।
क्या आंसर आ रहा है? किसी का आंसर आया? एनीवन? वन 1.036 अंशु 6.626 अमित 1.026. Yes, 1.036 is the correct answer. ठीक है, 1.036 will be the correct answer. देखो सिंपली आपको एनर्जीज, देखो सिंपल आप लोकेशन 1 एंड 2 पे एनर्जीज निकाल लो. एनर्जीज निकाल लो डायरेक्टली. ठीक है, दोनों लोकेशंस पे आप एनर्जीज फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि प्रेशर आपको दिया है. ठीक है, P1 प्रेशर की अगर हम बात करें, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 किलो पास्कल. ठीक है, 60 किलो पास्कल दिया है आपको. ठीक है, एंड अगर हम बात करें, अच्छा ऑयल है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी सब दे रखा है. ठीक है, इस तरीके से तो डाया ऑफ अ पाइप कैरिंग ऑयल चेंजेस फ्रॉम 0.5 मीटर एट सेक्शन 1 टू डायमीटर D1 0.5 मीटर. ठीक है, 2.25 0.25 डाया एट सेक्शन 2. ठीक है, विच इज एट 5 मीटर लोअर. अच्छा, 5 मीटर लोअर लेवल. ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, Z1 अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, Z2 प्लस 5 मीटर. ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. करेक्ट, Z2 प्लस 5 मीटर. क्योंकि Z2 क्या है आपका लोकेशन, मतलब लोकेशन 1 एंड 2 की बात करें, लोकेशन 1 ऊपर है एंड लोकेशन 1 से 5 मीटर नीचे. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. करेक्ट. बाकी अब वैल्यूज पुट करोगे तो एनर्जी E1 निकालोगे आप. ठीक है, एनर्जी E1 निकाल सकते हो आप. एनर्जी E1 का वैल्यू कितना आ रहा है? एनर्जी E1 का वैल्यू अगर आप निकालोगे, ठीक है, एनर्जी E1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर कितना आ रहा है, एक बार वैल्यूज बता रहे हैं. एनर्जी E1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो किसने निकाला था? 12.27. ठीक है, 12.278. ठीक है, तो जनरली आप Z2 क्या लोगे, जीरो लेकर चलोगे ना. ठीक है, कहीं फिर ये मत सोच लगे Z2 का वैल्यू नहीं पता. ठीक है, तो डिफरेंस हमें मतलब होता है, तो Z2 आप जीरो ले लो कंसिडर. डेटम आप कहीं भी ले सकते हो, आपका कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग आप डेटम कहीं से भी ले सकते हो. ठीक है, हमें कहीं और से पता नहीं डिस्टेंस, तो मैं डायरेक्ट Z2 को ही, मतलब जहाँ पे सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन 2 है, वहीं पर ही मैं डेटम मान लूंगा. Z2 जीरो होने का मतलब क्या है?
सेकंड लोकेशन इज इटसेल्फ द डेटम, तो डेटम हमारा सेकंड लोकेशन ही है, इसलिए Z2 को जरूर लिख लिया, ठीक है। एंड सिमिलर वे में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो E1 E2 का वैल्यू इज अराउंड 13 पॉइंट समथिंग, करेक्ट यही है ना, 13.314, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि 2 का वैल्यू ज्यादा है 1 का कम है, तो डेफिनेटली फ्लो विल बी फ्रॉम E2 टू 2 टू 1, या फिर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, फ्लो जो होगा आपका फ्लो विल बी फ्रॉम फ्लो 2 टू 1, एंड आप लॉस लिख सकते हो इजिली, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा विच इज नथिंग बट 1.036, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना आपका डायरेक्टली हो सकता है ऐसा आ जाए, बट यही चीज आपका सेम आपका कहाँ यूज होंगी, फ्लो थ्रू पाइप्स में, ठीक है। सेम बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स हम यूज करेंगे, बहुत जगह आगे यूज करने वाले, तो आपको बस इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेट्स है, जो भी थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, एंड खासकर इंटरव्यू में भी, कि बर्नौलीज इक्वेशन कैसे आया है, बर्नौलीज इक्वेशन में क्या क्या अजम्पशंस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास है एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। एंड उसमें अगर आप देखते हो सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं, एप्लीकेशन आपको सबसे ज्यादा देखने वाला देखने को जो मिलेगा वो होंगे फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, फ्लो मेजरमेंट वाली जो डिवाइसेस हमारे पास, ठीक है। तो नाम आपने सुने ही होंगे ये चीज, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो ये है आपके पास वेंचुरी मीटर, ठीक है। सब का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब प्रिंसिपल हम बर्नौलीज इक्वेशन ही अप्लाई कर रहे होते हैं, बट आप एनालिसिस में देखोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, ठीक है, ऑरिफिस मीटर हो गया आपका। देन थर्ड इसमें आप देख सकते हो नोजल मीटर, ठीक है। देन फोर्थ वन अगर हम यहाँ पे देखें रोटा मीटर, ठीक है, ठीक, रोटा मीटर। फिफ्थ वन इज पिटॉट ट्यूब विच इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करते हो कि ये वाली चीजें ये जितनी भी हैं, ये अप टू नंबर 4, अप टू नंबर 4, ये सब क्या है, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, ये सारी के सारी क्या है, फ्लो मेजरमेंट वाली डिवाइसेस। फ्लो मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, फ्लो मेजरमेंट बेसिकली डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड पिटॉट ट्यूब की अगर हम बात करें, दिस इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट, दिस इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट, ठीक है। अगर आप देखो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है वेंचुरी मीटर, ठीक है, एंड पिटॉट ट्यूब, एंड देन ऑरिफिस मीटर, ठीक है। वेंचुरी मीटर आप देखोगे आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस साल भी गेट सिविल में क्वेश्चन था, ठीक है। मैकेनिकल में भी आपको ये देखने को क्वेश्चन मिलेंगे वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब में खासकर, और ऑरिफिस मीटर तो एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम ही है वेंचुरी मीटर जैसा, बस थोड़ा सा चेंज है,
बाकी नोजल मीटर रोटामीटर के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि बेसिकली क्या होता है इसमें, आप क्या कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ऐसा इससे न्यूमेरिकल नहीं आता। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेंचुरीमीटर एंड पिटॉट ट्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेंचुरीमीटर तो आप खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से भी, ठीक है। तो और पिटॉट ट्यूब वाला पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी आप कंसेप्ट देखोगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बर्नौलीज इक्वेशन ही अप्लाई करना है, सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये एक ही दिन का काम है, हम सारे एक साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी नोजल मीटर वाला जो पार्ट है, नोजल मीटर हो गया एंड ये रोटामीटर, बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में और पीएससी में, ठीक है। गेट में रोटामीटर नोजल मीटर आपसे खासकर उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इनका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ईएससी में जरूर पूछ लेते हैं। बाकी पिटॉट ट्यूब से डेफिनेटली क्वेश्चन एंड वेंचुरीमीटर तो हर साल आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा मैकेनिकल सिविल में, तो हर साल, इस साल सिविल में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें बर्नौलीज इक्वेशन ही अप्लाई करना है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा उनका ओवरव्यू लेना है कि बेसिकली क्या उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, कैसे वो डिवाइस होता है एंड कैसे हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज बस, ठीक है। बाकी आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी बर्नौलीज इक्वेशन में, है ना। तो इसको आज ही एंड करते हैं, कल हम इसको कोशिश करेंगे, कल इसको हम इस सारे पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा जो डायनेमिक्स वाला पार्ट होगा इनिशियली ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स या फिर मोस्ट प्रोबेबली लैमिनार फ्लो, इन दोनों में से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन इसको आज यही एंड करते हैं, बाकी कल हम इन सबको कंप्लीट कर लेंगे एक साथ ही, क्योंकि डायरेक्टली बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन, ठीक है। चलो ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।